पिछले जितने भी वीडियोस में हमने आयुर्वेद के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ा, वात पित्त कफ के बारे में, यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम आयुर्वेद का जो दूसरा सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे, वो है सप्त धातु का सिद्धांत। आयुर्वेद के सभी शास्त्र इस मामले में एक मत हैं कि हमारा जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बनता है। 7 धातुएं, धातु का मतलब होता है धारणात् धात्वा, यानी कि जो शरीर का धारण करते हैं। शरीर की जो एक एक कोशिकाएं हैं, शरीर के जो एक एक ऑर्गन है, वो जिन धातुओं से, जिन चीजों से मिलकर बने हुए रहते हैं, उन्हें हम धातु बोलते हैं। तो ये 7 होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातुएं शरीर का निर्माण करती हैं। इसके बारे में एक आम जनता को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सप्त धातुएं हैं, ये भी अल्टीमेटली वात पित्त कफ से ही प्रभावित होती हैं। होता यह है कि शरीर में ये 7 धातुएं हैं, ये अपनी स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करती हैं वात पित्त कफ के साथ बैलेंस रहते हुए। लेकिन जब वात पित्त कफ में किसी भी प्रकार का कोई भी डेविएशन होता है, तब वह उसके समान गुणधर्म वाली जो धातु है उसके साथ में मिल करके फिर रोगों को पैदा करता है। समझे? इसको और बेसिकली मैं समझाऊं आपको कि जब बीमारी की स्टार्टिंग हो रही होती है या बॉडी के अंदर छोटे मोटे लक्षण आ रहे होते हैं, तब केवल वात पित्त कफ वहां पर दूषित रहता है। मान लीजिए आपने वातवर्धक आहार विहार किया, आज आपने खाना वातवर्धक वाला खाया, तो हो सकता है आपके शरीर में वात बढ़ गई, जिसकी वजह से आपको रात में पैरों में दर्द चालू हो जाए या रात को नींद नहीं आए। लेकिन उस समय पर आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं लिया, या फिर वात शामक जो आपको विहार करने चाहिए थे या वात शामक जो चीज़ों का सेवन करना था, आपने वो नहीं किया। ऐसी चीज़ें कंटिन्यूस बेस पे लगातार होती रही, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में वात के साथ की जो दूसरी धातु है, यानी कि अस्थि धातु मेनली, या फिर अन्य धातुएं भी हो सकती हैं, उसके साथ में वात मिल जाएगी और फिर जाकर रोगों को पैदा करेगी। तो इसलिए सप्त धातु का सिद्धांत चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज अवेयरनेस के रूप में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए इस चीज से संबंधित जो वीडियोस आएंगे वो हो सकता है थोड़े छोटे हों और बहुत लिमिटेड 6, 7, 8 ही वीडियो बने। जितना वात पित्त कफ पे लंबे वीडियोस बने थे उतने संभवतः यहाँ पर नहीं बने। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी धातुएं। 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, यहाँ शुक्र से ध्यान रखिए, जो सेक्स के दौरान वीर्य निकलता है वो शुक्र नहीं है, वो वीर्य कहलाता है। शुक्र एक अलग चीज है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रस धातु के बारे में। रस धातु को यदि हम समझें कि ये है क्या, कौन सी चीज है जो रस कहलाती है, तो इसे हम समझ सकते हैं कि जितना भी हमारे शरीर में लिक्विड पार्ट है, जो हमारे शरीर के अंदर द्रव धातु है, लिक्विड है, वो रस धातु के अंतर्गत आता है, ब्लड को छोड़कर। ब्लड नहीं, ब्लड को छोड़कर। तो ये क्या हो सकता है, सोच के देखिए। हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं होती है, छोटी से छोटी सेल होती है, उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ रहता है ना। कोशिका के अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड वाली चीज के अंदर बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस उसके अंदर ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न का रिसर्च के हिसाब से है पूरा। तो ये जो लिक्विड धातु है सेल के अंदर, ये आयुर्वेद के हिसाब से रस धातु कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा 2 सेल जहां पर जुड़ती हैं, एक सेल ये रही, इसके बगल में दूसरी सेल ऐसे जुड़ी है। अब ये दोनों सेल बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं जुड़ती हैं, हमेशा उनके बीच में थोड़ा सा एक स्पेस रहता है और उस स्पेस में एक हल्का सा लिक्विड मटेरियल होता है। इसी की वजह से 2 सेल आपस में थोड़ा सा हिल डुल पाती हैं। अगर ये लिक्विड मटेरियल नहीं रहे तो फिर बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी, कड़क हो जाएगी। ये जो स्पेस है 2 सेल के बीच में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यहाँ पर जो लिक्विड होता है यह भी रस धातु के अंतर्गत आएगा। उसके बाद शरीर में एक लिम्फेटिक चैनल होता है, पूरा ब्लड के जैसा ही लगभग ब्लड के जैसा ही एक दूसरा एक चैनल होता है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें ब्लड से अंतर होता है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स नहीं होते और जो आरबीसी होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो कलर है वो लाल कलर का होता है, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होती हैं वो इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती। ये एक लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें मेनली इन्फेक्शन से लड़ने वाली जो चीजें होती है, डब्ल्यूबीसी, वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये लिम्फ भी आयुर्वेद के हिसाब से रस धातु के अंतर्गत आएगा। तो जो कुछ भी आपके शरीर में लिक्विड फॉर्म में है वो रस धातु के अंतर्गत आता है। रस धातु पहली धातु है, जैसे ही आप भोजन करते हैं सबसे पहले जठराग्नि उस पर कार्य करके रस धातु का निर्माण करती है। ठीक है, ये हुई रस धातु। रस धातु के फंक्शन क्या है? पानी का हमारे शरीर में क्या फंक्शन है? मैंने जो बताया, जो सेल है उसके अंदर पानी भरा हुआ है,
उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, ईएसआर और जो भी है, एकदम से मेरे को सारे ऑर्गन्स के नाम ध्यान नहीं आ रहे वहाँ पे, ये सब उसके अंदर ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, तो ट्रैवल करने के लिए माध्यम क्या प्रोवाइड कर रहा है? रस धातु। अब ये कम होगा तो क्या होगा? सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, सेल की ग्रोथ में उसको जो संदेश इधर से उधर देने होते हैं वो सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। सेम चीज़ आयुर्वेद कहता है। रस धातु आपके शरीर में जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हम जो जीवित हैं, हम जो स्वस्थ महसूस करते हैं, उसके लिए सबसे पहले रस धातु की जरूरत होती है। प्रीणनम जीवनम, एक एक करके सबके कर्म बताए गए हैं। तो जो प्रीणन कर्म होता है, शरीर को जीवित रखना, शरीर को स्वस्थ महसूस कराना, ये रस धातु का वर्क होता है। अगर रस धातु आपके शरीर में बढ़ जाती है तो आपको कैसा महसूस होगा? पानी शरीर में बढ़ जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत ही फूला फूला सा महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन आ गया है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा लगेगा शरीर बहुत ज़्यादा भारी है। आप यूरिन पास करेंगे, वो आपको भारी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि यूरिन पास करने में आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। स्टूल जो पास करेंगे, जो मल आप पास करेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी होगा। यदि आप उसको स्टूल पास करते हैं तो वो जो लैट्रिन का जो पॉट होता है उसमें वो तुरंत जाके नीचे डूब जाएगा। वो भरा हुआ, वो नॉर्मल तरीके का महसूस नहीं होगा। आपके बॉडी से जो सिक्रेशन निकलते हैं, मुंह से जो लार निकलती है, आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, त्वचा से जो पसीना निकलता है, ये काफ़ी ज़्यादा भारी और एक अनईजीनेस वाली महसूस कराता है। शरीर में भारीपन महसूस होता है आपको रस धातु के बढ़ने पे। और सेम चीज़ रस धातु का जब क्षय हो जाता है तब आपको शरीर में हद से ज़्यादा हल्कापन महसूस होता है। शरीर में किसी भी प्रकार के कार्य को करने की क्षमता महसूस नहीं होती है। रस धातु का जो आश्रय आश्रय भाव होता है, यानी कि किस दोष के साथ में इसका सीधा संबंध होता है, तो वो होता है कफ के साथ में। जब भी आपके शरीर में कफ बढ़ेगा तब बहुत चांसेस है कि रस धातु का भी दूषण हो गया है, क्योंकि कफ बढ़ता है तो रस धातु के साथ में मिल जाता है और रस धातु को दूषित करने का काम करता है। इसमें थोड़ा सा समझना ये पड़ता है कि कफ अगर बढ़ रहा है तो आपको तुरंत कफ का शमन करने वाले आहार विहार देने होते हैं। लेकिन अगर कफ बढ़कर रस धातु के साथ में दूषित हो गया है, जो मैंने आपको ये पहले समझाया, तब केवल आहार विहार से काम नहीं चलेगा, आपको मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ लंघन चिकित्सा करनी पड़ेगी। लंघन चिकित्सा का मतलब क्या होता है? व्यक्ति को भोजन नहीं देना। लंघन का मतलब होता है शरीर को सुखाना, कुछ समय के लिए भूखा रहना। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो अगर पेशेंट की क्षमता सही है तो हम उसे बोलते हैं कि उपवास करे। पुराने समय में जो उपवास कर्म किए जाते थे वो रस धातु का शोधन करने के लिए किए जाते थे, क्योंकि रस धातु बहुत ही जल्दी दूषित हो जाती है आपके खाने पीने से या वात पित्त कफ से जरा सा भी इम्बैलेंस होने से। तो रस धातु का शोधन करने के लिए लंघन कर्म कराए जाते हैं, उपवास कर्म कराए जाते हैं। और कफ का अगर शोधन करना है तो उसके लिए आपको मेडिसिन, जो कफ शामक आहार विहार है, वो देने होते हैं। ठीक है, जिसमें आहार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ रस धातु के बारे में। रस से फिर रक्त का, रक्त से मांस का, मेद का, अस्थि का, मज्जे का, शुक्र का इनका निर्माण होता है। वो हम एक एक क्रम में आगे पढ़ेंगे। रस धातु के बारे में हमने बेसिकली जान लिया। कुछ रोग मैं आपको बता देती हूँ जिनमें मेनली रस धातु की दृष्टि होती है, जैसे कि ज्वर, बुखार जब भी आता है तो उसमें हमेशा ही रस धातु की दृष्टि होती है। अब आप खुद महसूस करो, जब बुखार आ रहा होता है तो आप कैसा महसूस करते हो? टेम्परेचर बढ़ जाता है, अलग बात है, लेकिन शरीर में क्या होता है? आपका एक एक जोड़ जोड़ दर्द देते हैं। किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। कई बार पेट में भूख लगती है लेकिन खाना खाने में स्वाद नहीं आता। मुंह से लार ज्यादा टपकती रहती है, मुंह से बदबू आती है, अपने ही खुद के मुंह से और सांस में आपको बदबू महसूस होती है। सारे ज्वर के जो भी लक्षण आ रहे हैं आप महसूस करेंगे क्या हो रहे हैं, ये भारीपन के लक्षण आ रहे हैं, ये रस धातु के दूषित होने के कारण होते हैं। उसके बाद कांस और श्वास, खांसी का ज्यादा आना या श्वास रोग का होना, ये भी रस धातु के दूषित होने के कारण होता है। रस धातु यहाँ पर दूषित होती है तब श्वास कांस के रोग पैदा करती है। उसके बाद हृदय संबंधित जो रोग होते हैं, जिसमें हार्ट का स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का कोई वॉल्व खराब हो गया है, हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा, उसके ऐसे एनोड हैं उनमें कुछ गड़बड़ आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पर प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बाहर की इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हमारे शरीर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो, उसकी प्रॉब्लम है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हार्ट आपका, अब इसको समझो तो जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपको कोई भी बुरी न्यूज़ आ जाए या आपको कुछ बुरा सपना भी आ जाए तो फिर आप बहुत लंबे समय तक, अगर शुरू के 2-3 मिनट में एकदम से हार्ट धक 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 करने लगा तो चलिए वो वात दोष के कारण है, वैसोवेगल सिस्टम जो मॉडर्न बोलता है उसके हिसाब से। लेकिन कंप्लीटली बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू आपको हार्ट में पाल्पिटेशन महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट बिना मतलब में जरूरत से ज्यादा धड़क रहा है और आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे,
धड़कता हुआ, तो ये रस धातु के दूषित होने के कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी अन्य बीमारियां होती हैं, लेकिन उसे हम कभी आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अगले वीडियो में हम अन्य धातुओं के बारे में बात करेंगे। आपको अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जय आयुर्वेद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।